तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th का जो किताब है एनसीईआरटी में, राइट, वो हम लोग पढ़ेंगे। आप इसे थोड़ा देख सकते हैं। ये अध्याय 6 है, न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो अधीनस्थ न्यायालय है उसके बारे में कह रहा है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो इससे पहले एक बार जान लेते हैं कि जो क्लास करेंगे उसकी क्या फॉर्मेशन है ना। तो फॉर्मेशन ये है कि सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों जीवंत सब्जेक्ट है। जीवंत मतलब जी रहा है ना, लाइव है इसमें। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, तीनों जीवंत है। और आप जानते हैं इससे मेरा देश चलता है ना। और विधायिका के 2 अंग है यहाँ पर, केंद्र में और राज्य में। केंद्र में क्या होता है? लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, प्रेसिडेंट, राइट। राज्य में होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद और विधानसभा। कार्यपालिका जो होता है वो विधायिका के ही लोग होते हैं। जैसे कि कार्यपालिका में सबसे पहले कौन हो गए? प्रेसिडेंट, पीएम हो गए, इनका मंत्रिमंडल हो गया। ऐसे ही राज्य में होते हैं, है ना, गवर्नर होते हैं, सीएम होते हैं, बाकी इनके मंत्रिमंडल होते हैं। और सब मिला करके जो हमारे प्रशासनिक सेवा में आने वाले जितने भी मशीनरीज है वो सब कार्यपालिका के ही अंग हैं। ब्लॉक स्तर पर बीडीओ साहब होते हैं, जिला स्तर पर कलेक्टर होते हैं या डीएम होते हैं, ऐसे ही राज्य स्तर पर होते हैं, ऐसे ही केंद्र स्तर पर होते हैं। तो ये कार्यपालिका होते हैं। बात क्या है कि देखिए, सरकार की गतिविधियों को जमीनी स्तर पर लागू करने वाला जो मशीनरी है उसे क्या बोलते हैं? कार्यपालिका बोलते हैं। ये एग्जीक्यूटिव है, ये क्या है? लेजिस्लेचर है, और ये क्या है? जुडिशियरी है। तो न्यायपालिका भी 3 अंग होते हैं, राइट। एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको सब अधीनस्थ या अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो आज वो न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। एक देख लीजिए आप फिगर, ये फिगर किसका है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है। हमने इसको उसके मूल वेबसाइट से लिए हैं। ये फ़ोटो कितनी अच्छी फ़ोटो है ना। ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ये करते क्या है? देखिए, जब भी राज्य और देश के बीच में कोई विवाद हो तो ये निपटाते हैं। जब भी कोई राज्य और राज्य के बीच में विवाद हो तो कौन निपटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही निपटाते हैं, राइट। अच्छा, जब भी कोई राज्य या व्यक्ति के बीच में कोई दिक्कतें हों तो भी कौन निपटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया निपटाते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति या देश में दिक्कत हो तो कौन निपटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही निपटान इसका करते हैं। और आपको ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हमारे मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं। मौलिक अधिकार के रक्षक हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संविधान की व्याख्या भी करता है, राइट। संविधान की व्याख्या कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसलिए इसको न्यायपालिका को हम लोग संविधान के रक्षक भी कहते हैं, राइट। और इस बार हाल की एक घटना है, आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि न्यायमूर्ति जो है, न्यायमूर्ति न्याय की देवी जिसको बोलते हैं, न्याय की प्रतिमा, राइट, उसको चेंज किया गया। आप देखे होंगे उसकी आंख में एक पट्टी थी, है ना। आंख में क्या थी? पट्टी थी, और पट्टी ढका हुआ था, आंख को ढक रहा था। और उसके एक हाथ में क्या था? तराजू था, है ना, तराजू। और तराजू को वो तोल रही है, और ऐसे तोल रही है जैसे वो देख भी नहीं पा रही कि कितना केजी वजन किया गया है, कितना सप्लाई किया जा रहा है। इन दोनों के बीच में मतलब कितना साम्य है वो देख नहीं पा रही है। तो ये औपनिवेशिक एक संकेत था, औपनिवेशिक साइन था कि अंधा कानून होता है ना। इसको लेकर के कई फिल्में भी बना है और कई तरह के व्यंग भी सुने होंगे आप। ये व्यंग सिर्फ ये दिखाता है कि लॉ की कोई मतलब आँख नहीं होती है,
वो सिर्फ सबूत पर निर्भर करते हैं कि सबूत क्या है। सबूत गलत आदमी भी सही सबूत पेश कर दे, है ना, तो गलत आदमी की विजेता हो जाती है यहाँ पर। तो लेकिन इसको चेंज किया गया, इस प्रतिमा को क्या किया गया, चेंज किया गया। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने क्या किया, इनको ये चेंज किया। और एक हाथ में जो तराजू था उसमें संविधान पकड़ाए गए और आँख की पट्टी क्या किया, खोल दिया गया। और ये प्रूफ कर दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि मेरा देश जो है संविधान से चलती है, बस संविधान से चलती है। राइट। संविधान की मौलिकता को बढ़ावा देने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हाल फिलहाल की जो भूमिका है वो आपको दिखाई देने को मिलेगा। तो देखिए, न्यायपालिका जो है अपने आप में बहुत जीवंत विषय है। जीवंत का मतलब होता है जीता जागता हुआ विषय है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये सब जीता जागता विषय है। ठीक है, एक लिविंग सब्जेक्ट है। तो क्लास 11th में भी दिया गया है न्यायपालिका, कितनी बेहतर बात है। आप लोग पढ़िएगा तो फिर मज़ा ही मज़ा आएगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। तो ये है अध्याय 6, इसमें क्या न्यायपालिका पढ़ना है। ठीक है, और इंडिया की न्यायपालिका पढ़ना है। किसकी, भारत की। क्योंकि इंडिया की न्यायपालिका में और बाकी सारे जो न्यायपालिका है उसमें अंतर है। एग्जाम्पल देते हैं, अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो न्यायपालिका है वो एकल नहीं है। वो एकल है क्या, नहीं है। इंडिया में कैसा है, एकल है। एकल कहने का मतलब होता है कि आप देखिए, न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं ना। एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय इसीलिए क्योंकि ये सबसे निचले स्तर में है, इसको निचला न्यायालय भी कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आपकी तीनों स्तर में, चाहे उच्च स्तर हो, मध्यम स्तर हो, निम्न स्तर हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या अधीनस्थ न्यायालय हो, इसमें एक ही संविधान से शासन होता है, शासन किया जाता है। एक तरह की ही नियमों से शासन किया जाता है। एक्ट, अनुच्छेद या धारा वो भी एक ही है। मतलब हाई कोर्ट का जो निर्णय होता है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अप्लाई होने योग्य होता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो हाई कोर्ट भी अप्लाई करते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी अप्लाई करते हैं। हाई कोर्ट की निर्णय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अप्लाई करते हैं। तो एक तरह की न्याय व्यवस्था है हमारे इंडिया में, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या होता है कि स्टेट के लिए अलग है और सेंटर के लिए, मतलब केंद्र के लिए क्या है, वो अलग है ना। ये भी अलग है, ये भी क्या है, अलग है। तो यहाँ पर समझिए कि जब देश इंडिया की बात करते हैं वहाँ पे एकल फॉर्मेशन है, अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 तरह की फॉर्मेशन है, राज्य का अलग है, केंद्र का अलग है। इसी अध्याय को शुरू करने से पहले आप ना एक चीज़ पढ़िए, परिचय, इंट्रोडक्शन। असल में होता क्या है कि जब भी कोई क्लास हम लोग करते हैं तो परिचय जानना इम्पोर्टेंट है कि ये क्लास हमें क्या देता है। पढ़ने का एक तौर तरीका भी है, बारीकी से पढ़ें, सब कुछ पढ़ें। तो इस क्लास में सबसे पहले क्या है, परिचय। तो आमतौर पर न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है। ये एक पंच है। राइट, ये क्या है, एक पंच है। तो यहाँ पर व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को, लेकिन न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देती है। इनके कुछ पॉलिटिकल वर्क भी है। क्या है, न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। हाँ भाई है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। चलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट को देखिए, ये आपको बता देगा कि जुडिशरी सिस्टम में, इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम में जो है सर्वोच्च न्यायालय, वो सबसे शक्तिशाली है। विश्व में जितना भी न्यायालय है सब में से सबसे शक्तिशाली है। ठीक है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, संविधान की व्याख्या करने में भी न्यायपालिका का योगदान है और संविधान को सुरक्षा करने में भी न्यायपालिका का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है।
मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में हम पढ़ ही चुके हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को जो कंट्रोल करते हैं, जो सिक्योर देते हैं, वो कौन देते हैं? न्यायपालिका देते हैं, है ना? इसकी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद क्या जानेंगे, ये बातें भी यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले जानेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, मतलब किस हद तक न्यायपालिका स्वतंत्र है, क्या इसका मीनिंग है, राइट? ये जानेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ जानेंगे। अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका। अधिकारों की सुरक्षा का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, और आपको पता ही है कहाँ से कहाँ तक है। ये आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है, राइट? इसमें से बहुत कुछ आपको पता भी होगा। जब यहाँ ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो सारे आर्टिकल को हम ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक याद भी करवा दिए हैं, राइट? आर्टिकल 12 क्या बोलता है? राज्य की परिभाषा। 13 क्या बोलता है? कि विधियों से असंगत होने वाली जो भी है एक्ट, वो मौलिक अधिकार का यदि खंडन करता है तो वो विधियाँ शून्य होगी। 14 क्या बोलता है? अच्छा, ऐसा करते हैं, शॉर्ट में आपको बताते हैं कि आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, ये क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्शन देते हैं, राइट? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, ठीक है, यहाँ पर समता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऐसे ही आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 22, 23, 24 का सारा डेफिनेशन क्या किए हम लोग? पढ़ लिए हैं। तो जो भी हम लोग पढ़े हैं वो सब किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में आता है। और फंडामेंटल राइट्स क्या है? अधिकारों का एक दस्तावेज है ना? जो अधिकारों की सुरक्षा देते हैं कौन? न्यायपालिका देते हैं। इसका मतलब समझ जाइए कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक में जो भी प्रावधान है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं, और ये हमें कौन देते हैं प्रोटेक्शन? हमारे न्यायपालिका, राइट? ये हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका। देखिए, हमारा जो संविधान है, सबसे पहले प्रस्तावना शुरू होता है ना, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या है ना कि कई सारे वर्ड हैं ऐसे जो आपको जटिल मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा।